हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आई फ्रेम्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे प्री टैग के बारे में और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे HTML लेआउट एलिमेंट्स इन टेक्निक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्री टैग को। तो उससे पहले हम एक HR टैग लगाते हैं आई फ्रेम्स के बाद। जो है आई फ्रेम क्या है? आई फ्रेम इज इनलाइन एलिमेंट। ओके, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्पेस नहीं आती, तो इसलिए हमने HR और ब्रेक टैग लगाया ताकि एक स्पेस ही आ जाए और हमारी रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। प्री टैग डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं PRE मीन्स प्री टैग। ओके, अब प्री टैग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्री टैग बेसिकली यूज़ होता है कि वो कंटेंट दिखाने के लिए वेबसाइट के ऊपर जिसको हमने एज इट इज़ शो करवाना होगा वेब पेज के ऊपर। ओके, मीन्स कि उसके अंदर कोई रद्द बदल ना हो। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे अपने ब्राउज़र यहाँ पे, ठीक है, प्री के अंदर जैसे जिस स्टाइलिंग में आप उसको लिखेंगे उसी स्टाइलिंग में आपके ब्राउज़र के ऊपर शो करवाने के लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ AAA। ओके, फिर मैं स्पेस दी, ठीक है, स्पेस दे के फिर यहाँ पे मैंने लिखा HH। ओके, फिर एंटर किया और फिर स्पेस दी, फिर यहाँ पे HJK इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस दी ऐसे, फिर स्पेस दे के मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया। ओके, अब देखिए जिस फॉर्मेट में मैं लिखूंगा, ठीक है, ये इसी फॉर्मेट में वेबसाइट के ऊपर शो होगा। ओके जी, इस तरीके से यहाँ पे स्पेस देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिख देता हूँ। इस तरीके से आगे जाते हैं तो स्पेशल करैक्टर्स लिख लेते हैं। ओके, स्पेशल करैक्टर्स लाइक दिस। ओके, तो फिर मैंने काफ़ी सारी इसमें इसको स्पेस दे रहा हूँ और फिर इसके बाद जाके हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ और। ठीक है, फिर स्पेस दी, फिर इस तरीके से। अब आपने देखना है कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है प्री के अंदर, इसको मैंने यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, जिस स्टाइलिंग में जितनी जितनी मैंने स्पेस दी हुई है, जो मैंने इसके अंदर डिस्टेंस रखा हुआ है, एज इट इज़ ऐसे ही ये ब्राउजर के ऊपर शो होगा। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। ओके जी, ओके, ना स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखें, ये देखें जी, जिस तरीके से हमने अपने यहाँ पे इसको डिफाइन किया था, ओके, आईडी के अंदर, एज इट इज़ ये हमें ब्राउज़र के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, देखें। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्री टैग जो है हम डिफाइन जब कर रहे होते हैं तो उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है जिसकी फॉर्मेशन पहले से डिफाइंड हो, ओके, उस टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं प्री टैग। ओके, प्री मीन्स प्री डिफाइंड। अच्छा, अभी इसको समझने के लिए अब यही जो टेक्स्ट है इसको मैं एक पैराग्राफ के अंदर डिफाइन करूँगा तो फिर देखिएगा किस तरीके से आपको ये शो होगा। तो मैं एक HR टैग लाइन लगाता हूँ ताकि एक लाइन से आ जाए और फिर यहाँ पे एक पी टैग लेते हैं मीन्स पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर इसी टेक्स्ट को मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, जो हमने प्री टैग के अंदर लिखा है इसी टेक्स्ट को मैंने पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब देखिएगा तो पैराग्राफ की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होगी, उसके थ्रू इसमें क्या चेंजेस आती हैं। तो इसको हम वापस रन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा। ये जो टेक्स्ट है ये हमने डिफाइन किया हुआ है प्री टैग के अंदर। ठीक है, प्री टैग मीन प्री डिफाइंड टेक्स्ट, प्री डिफाइंड। ओके, और ये जैसे ही हमने डिफाइन किया हुआ है ऐसे ही यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये किस तरीके से शो हो रहा है? जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइलिंग है वो क्या है कि पैराग्राफ के फॉर्मेट में जो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप जिस तरह से मर्ज़ी डालें, यहाँ पे इसको आगे करके डालें, खुला करके डालें, जितनी लाइन्स डालें। ठीक है, तो एंड पे जो जो जब आप इसको ब्राउज़र पे रन करेंगे तो इसकी वही स्टाइलिंग होगी जो पैराग्राफ की पहले से डिफाइंड स्टाइलिंग है वही इस पे अप्लाई होगी। ओके, तो ये पैराग्राफ फॉर्मेट में हमें शो हो गया है। बेसिकली जो प्री टैग है वो यूज़ किया जाता है पोएम प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, जो हमारे पास इसके अलावा शेर होते हैं, अशार, ठीक है, शेर व शायरी, उसके लिए, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर के जो शेर का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट को शो करने के लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। पोएम्स का स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक प्री टैग लेते हैं और इस प्री टैग के अंदर में एक पोएम यहाँ पे हम पोएम लिखते हैं। ओके जी, तो पोएम के लिए ये पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसका मैं जो टेक्स्ट है
ये 2 पैराग्राफ इसके मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करेंगे अपने कोड के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास प्री टैग, और प्री टैग के अंदर मैंने एक पोएम लिखी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पोएम को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, इस तरीके से एक यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हुआ, कॉमा लगा, फिर आगे से दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, मीन्स का इसका एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, ठीक है, जिसको हमने एज इट इज इसी फॉर्मेट में वेबसाइट पे शो करना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस भी होगी, अब ये जो स्पेस आप यहाँ पे जितने डालेंगे प्री टैग के अंदर, तो ऐसे ही यही स्पेस जाके आपके ब्राउजर के अंदर शो होगी। कोई चेंज ब्राउजर खुद से नहीं करेगा, कोई स्टाइलिंग नहीं है, ठीक है। प्री के अंदर जैसी स्टाइलिंग आप यहाँ पे आईडी के अंदर डिफाइन करेंगे वैसी ही वहाँ पे शो होगी, ठीक है। अब जैसे इसको हम रन करते हैं तो ये देखें, ये पोएम हमारी इस तरीके से शो हो रही है, ठीक है। अब देखें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जैसे इसको स्पेस आ रही है, ठीक है, और ठीक है, ये जिस तरीके से हमने डिफाइन की थी एज इट इज़ वैसे ही शो हो रही है, और यहाँ पे जो स्पेस है वो भी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्री टैग को यूज़ करते हैं बेसिकली पोएम प्रॉब्लम्स के लिए, जो पोइट्री होती है उसको शो करने के लिए, ठीक है, जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होते हैं, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कोई भी हो चाहे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई प्री फॉर्मेट टेक्स्ट हो तो उसको हम प्री टैग के थ्रू डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी इसी पोएम को अगर मैं पैराग्राफ टैग के अंदर डिफाइन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से शो होता है। पैराग्राफ टैग के अंदर मैं इसी पोएम को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो पैराग्राफ जो है इसको इस तरीके से पैराग्राफ की शेप में कन्वर्ट कर देगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। पैराग्राफ ने इसको पैराग्राफ की शेप में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास बाकी टैग्स और प्री टैग के अंदर, और प्री टैग को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको। ओके जी, ओके जी। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं HTML लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स के बारे में। लेआउट टेक्निक्स एंड एलिमेंट्स क्या होता है? वेबसाइट्स ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम्स लाइक ए मैगजीन और ए न्यूज़पेपर। वेबसाइट जब भी आप देखते हैं तो उसके मल्टीपल कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास मैगजीन या न्यूज़पेपर होता है उसके डिफरेंट हमारे पास सेक्शंस होते हैं, कॉलम्स होते हैं। उसी तरीके से HTML के जो पेजेस होते हैं, जो वेब पेजेस होते हैं, वो भी हमें उसी तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। अब डिफरेंट हमारे पास लेआउट टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को डिफाइन करते हैं, okay? सबसे पहले देखते हैं ये HTML लेआउट एलिमेंट्स कौन से होते हैं। HTML has several semantic elements that define the different parts of a web page। डिफरेंट हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम वेब पेज को डिफाइन करते हैं। वो कौन कौन से हैं? हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, साइट, फुटर, डिटेल्स, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक स्केच सा ड्रॉ किया है जिसमें हेडर क्या है जी, हेडर टॉप पे डिफाइन करते हैं हम। हेडर टॉप पे आता है वेब पेज के टॉप के ऊपर, उसके बाद आती है नेविगेशन बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे डिफरेंट आप सेक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एज मेनी सेक्शंस यू वांट टू डिफाइन। फिर आर्टिकल आ गया, ठीक है, साइड, कोई साइड इंफॉर्मेशन आ गई, फिर एंड पे क्या आ गया, फुटर आ गया। हेडर हमेशा टॉप पे होता है, फुटर हमेशा एंड पे होता है, ठीक है, और सेंटर में हमारे पास ये बाकी चीज़ें होती हैं। अब हेडर क्या डिफाइन करता है जी? हेडर सेक्शन डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट का। नेविगेशन बार डिफाइन करता है डिफरेंट लिंक्स, ओके। जैसे हमने डिफाइन किया था होम पेज, अबाउट अस पेज, डिफरेंट जो हमारे पास पेजेस होंगे, ठीक है। नेविगेशन लिंक्स जो हैं एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे स्विच करते हैं तो वो नेविगेशन बार के अंदर हम डिफाइन करते हैं। इस तरह से सेक्शन आता है तो सेक्शन एक स्पेसिफिक डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक से रिलेटेड एक सेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। एक सेक्शन के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स आ सकती हैं, पैराग्राफ्स आ सकते हैं, ओके। इस तरीके से आर्टिकल आ गया। आर्टिकल क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट होता है, ठीक है जी, जो उस स्पेसिफिक सेक्शन से रिलेट ना कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास अखबारों में आपने आर्टिकल हम पढ़ते होंगे, ठीक है, तो वो आर्टिकल एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट टेक्स्ट जो अलग से डिफाइन किया गया हो, ठीक है। इस तरीके से असाइड जो हमारे पास है, ठीक है, ये डिफाइन करता है कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट लाइक ए साइड बार, ठीक है। असाइड इंफॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपके कंटेंट से रिलेट ना कर रही हो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपने, ठीक है, किसी अपने पेज की इस साइड पे, राइट साइड पे शो करनी हो, ठीक है, वो उसको आप असाइड के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से फुटर आ गया। फुटर जो है वो एंड पे, डॉक्यूमेंट के एंड पे हम डिफाइन करते हैं, और वहाँ पे हमने अक्सर कॉपीराइट्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो शो की होती हैं। क्विक जो हमारे पास
लिंक्स होते हैं वो वहाँ पे शेयर किए होते हैं, ठीक है, और उनकी इन्फॉर्मेशन हम फुटर में शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से डिटेल्स आ गया, डिफाइन एडिशनल डिटेल्स एंड दैट द यूजर कैन ओपन एंड क्लोज, ये डिफाइन करता है एडिशनल डिटेल्स हम जो वेबसाइट के अंदर देनी हो, ठीक है, तो उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से जो समरी हमारे पास एलिमेंट है इसको हम ये डिफाइन होता है डिटेल्स एलिमेंट के अंदर हेडिंग को डिफाइन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट हमारे पास जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिनको हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं, उससे हमारी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होती है, सॉरी वेबसाइट की जो एसईओ है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। जो वेबसाइट के अंदर जब गूगल का सर्च एल्गोरिदम स्क्रॉल डाउन करता है, मीन्स कि क्रॉल करता है, तो उसको जब ये सिमेंटिक प्रॉपर सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज नज़र आता है तो वो उस तरीके से आपकी वेबसाइट को रैंक करता है, ठीक है, रैंकिंग में आसानी होती है, आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर अगर उसके अंदर सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज हुए हों तो उसका रैंक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके जी, तो इसके बाद हम देखते हैं HTML लेआउट टेक्निक्स। अच्छा, ये जो हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं इनको हम आने वाले टाइम में डिटेल में देखेंगे और बना के प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। ओके जी, फिर आता है लेआउट टेक्निक्स। लेआउट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? There are four different techniques to create multi-column layout. Each technique has its own pros and cons. Okay, हमारे पास different layout techniques हैं जिसमें CSS framework, float property, flexbox and grid. अब frameworks क्या होता है इसको हम end में define करते हैं। पहले देखते हैं CSS float layout। अब हमारे पास different layout techniques होती हैं, हर एक टेक्निक के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, जैसे हमारे पास फ्लोट लेआउट टेक्निक है, इट्स कॉमन टू डू एंटायर वेब लेआउट यूजिंग द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी, ठीक है। जो फ्लोट लेआउट है ये ओल्ड टेक्निक है बेसिकली, और इसके थ्रू हम पूरी की पूरी वेबसाइट की जो लेआउट है वो डिफाइन कर सकते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू। और फ्लोट को लर्न करना इजी है, हमने जस्ट दो चीज़ों को याद रखना होता है, एक फ्लोट को और क्लियर प्रॉपर्टीज को। ओके, और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि ये एलिमेंट्स आर टाइड टू द डॉक्यूमेंट फ्लो विच हमें हार्म द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट के फ्लो के साथ टाइट होते हैं बेसिकली, ठीक है, और जो आपकी वेबसाइट की फ्लेक्सिबिलिटी को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स के ये जो लेआउट टेक्निक्स हैं ये यूज़ होती हैं आपकी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट जो पैटर्न डिफाइन करने के लिए कि आपकी वेबसाइट दिखेगी किस तरीके से शो होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक लेआउट डिफाइन करते हैं अपने पेज की कि टॉप पे क्या शो होगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, राइट पे क्या, सेंटर में क्या, एंड पे क्या डिफाइन होगा, ठीक है। और लेआउट टेक्निक्स के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बेसिकली बना रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिव मीन्स कि आपकी वेबसाइट जिस भी डिवाइस के ऊपर खुले उस डिवाइस की विड्थ एंड हाइट के अकॉर्डिंग कंटेंट एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो जो लेआउट फ्लोट लेआउट है इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। ओके जी, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट क्या करती है, इसके थ्रू हम इंश्योर करते हैं जो एलिमेंट्स हैं वो बिहेव करें प्रिडिक्टेबली व्हेन द पेज लेआउट मैच अकोमोडेट डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइस। ओके, आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस और डिस्प्ले डिवाइसेस की बात हो रही है, मीन्स कि जो फ्लेक्स बॉक्स लेआउट है ये इससे थोड़ी बेहतर है, फ्लोट लेआउट से थोड़ी बेहतर तरीके से काम करती है, ठीक है। ये बाद में टेक्निक डिफाइंड हुई थी, ठीक है, उसके बाद फ्लोट लेआउट के बाद फ्लेक्स बॉक्स लेआउट डिफाइन हुई थी, ठीक है। तो ये आपकी जो डिफरेंट स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होते हैं एलिमेंट्स। इस तरीके से ग्रिड लेआउट है, ग्रिड लेआउट जो मॉड्यूल है ये ऑफर करता है ग्रिड बेस्ड सिस्टम लेआउट विद रोज एंड कॉलम्स मेकिंग इट इजियर टू डिजाइन वेब पेजेस विदाउट हैविंग टू यूज फ्लोट्स एंड पोजीशन। ओके, अब जो ग्रिड लेआउट है ये फिर बाद में इसको मजीद इंप्रूव किया गया लेआउट टेक्निक्स को, तो बाद में डिफाइन की गई, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुई ग्रिड लेआउट। अब ग्रिड लेआउट में क्या होता है, हम कॉलम्स एंड रोज के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। मीन्स कि ग्रिड लेआउट के अंदर मजीद काम को ईजी कर दिया गया है, हमें फ्लोट और क्लियर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड लेआउट के अंदर डायरेक्ट कॉलम्स और रोज एंड कॉलम्स को यूज़ करते हुए हम अपने लेआउट को डिफाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक है। अब जो आता है ये तीन हमारे पास लेआउट टेक्निक्स हैं CSS की, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी जो करंट जो टाइम चल रहा है इसमें फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस हो गए मार्केट में, ठीक है, और फ्रेमवर्क्स के थ्रू हम काम करते हैं और फ्रेमवर्क के थ्रू हमारा काम शॉर्ट भी हो जाता है और ज़्यादा
बेहतर तरीके से हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। मीन्स हमारी वेबसाइट जो है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी बेहतर हो जाती है और हमारा काम भी फास्ट हो जाता है और उसकी वेबसाइट की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, ठीक है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, हर एक जो एस्पेक्ट्स हैं जो जिसको हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो सारी की सारी पूरी होती हैं फ्रेमवर्क्स के थ्रू। ठीक है, तो आपने वेबसाइट की जिस भी चीज़ को इम्प्रूव करना हो, किसी भी एस्पेक्ट को इम्प्रूव करना हो, तो उसके लिए हम फ्रेमवर्क्स मार्केट में डिफाइन हुए हैं। ठीक है जी। अब ये जो टेक्निक्स हैं ये ओल्ड हो चुकी हैं, ग्रिड लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट, ठीक है, फ्लोट लेआउट। अच्छा, इन्हीं यही जो टेक्निक्स थी, फ्लोट लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट और ग्रिड लेआउट, इन्हीं टेक्निक्स के जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है, उनको मिला के सिर्फ एडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए एक फ्रेमवर्क्स डिफाइन किए गए CSS के अंदर। फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं? एक फ्रेमवर्क है W3.CSS और एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर बेसिकली ये ग्रिड लेआउट टेक्निक यूज हुई है कि इस तरीके से फ्लैक्स बॉक्स लेआउट की जो टेक्निक्स हैं, जो एडवांटेज वाली टेक्निक्स हैं, वो इसके अंदर डिफाइन हुई है। लेआउट की जो फ्लो टेक्निक्स हैं, ठीक है, इसकी जो ये जो डिसएडवांटेज निकाल के जो इसके एडवांटेजेस हैं वो इसके अंदर मिला के एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। ओके, और बूटस्ट्रैप के थ्रू एक तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत इंतहाई ईजी होता है और इसके थ्रू हम अपनी जो लेआउट है, लेआउट हम फास्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से हम अपनी लेआउट को बेहतरीन तरीके से डिफाइन भी कर लेते हैं और हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है। ओके जी, तो हम बजाय इसके कि इन चीज़ों को इनकी स्टडी करने के बजाय आप क्या करें, डायरेक्ट जो है वो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के थ्रू अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएं। ओके, बट बूटस्ट्रैप पे जंप करने से पहले आपको HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है ये इन्हीं 3 लैंग्वेजेस को मिला के बनाया गया है। कौन कौन सी? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये इन तीनों लैंग्वेजेस का मिला के फ्रेमवर्क बनाया गया है बूटस्ट्रैप। ओके जी, HTML, CSS आपको लाजमी आनी चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बाद फिर जाके जब हम बूटस्ट्रैप सीखेंगे और बूटस्ट्रैप के अंदर जब हम डिफरेंट जो है अपनी लेआउट डिफाइन करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट भी इजी है याद रखना और उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को ठीक है फास्ट तरीके से डिफाइन भी करते हैं और हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्या होती है, रिस्पॉन्सिव हो जाती है। हमें खुद से कोई एक्स्ट्रा फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक्स्ट्रा मीडिया क्वेरीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो है हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ओके, बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। ओके, ये जो हमारे पास सीरीज़ है इसमें हम बूटस्ट्रैप को देखेंगे आने वाले टाइम में। HTML जब एंड होगी फिर CSS, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे, फिर बूटस्ट्रैप के ऊपर जंप करेंगे। उसके बाद जो बाकी फ्रेमवर्क्स हैं जैसे Node.js है, React.js है, ओके, इसके अलावा AngularJS है, ठीक है, उनको हम डिफाइन करेंगे जो आजकल मार्केट में करंट फ्रेमवर्क्स पॉपुलर हैं और जिनके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने जस्ट हमने लेआउट एलिमेंट्स को डिफाइन किया है, इसको हम प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म करके नहीं देखा, ठीक है, और हमने प्री टैग को डिफाइन किया है। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।